हाँ, पिछली क्लास में हमने बात की नेपोलियन चाचा की। ठीक है, नेपोलियन सर की बात की। वो कब चालू हुआ था उनका रूल? 1799 से 1850 तक उनका रूल चला, 1815 तक। ठीक है, अब बात करते हैं उस टाइम पे सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। सोसाइटी का डिवीजन से समझते हैं कि वहाँ पे किस किस प्रकार के लोग रहते थे। तो वो हम बात करेंगे मिड 18th सेंचुरी से, 1750 से 1815 तक। ठीक है, तो देखेंगे कि वहां पर जो लोग थे, जो उस टाइम के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। डाइवर्स थे मतलब वहां पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस जाती थी, अलग अलग कल्चर फॉलो करते थे, ट्रेडिशन फॉलो करते थे, है ना। तो वहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट से क्या लिखे आता है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो उनका आइडिया था नेशन स्टेट का। किसका आइडिया था? नेशन स्टेट का। तो नेशन स्टेट से वो समझते, क्या समझते हैं कि लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, जो वहाँ के लोगों की लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ रहे हैं, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। मतलब अगर वो फ्रेंच बोलने वाले हैं तो पूरी जगह फ्रेंच बोलने वाले होनी चाहिए उस नेशन में। जर्मन स्पीकिंग है तो सारे जर्मन बोले। इटालियन है तो पूरे इटालियन बोले। ठीक है, हिस्ट्री सेम हो उनकी, मतलब उनका इतिहास भी सेम हो। इतिहास के साथ साथ उनका ट्रेडिशन सेम हो। ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज सेम हो, है ना। और गवर्नमेंट जो बने वो विथ एग्रीमेंट बने। गवर्नमेंट विथ एग्रीमेंट बने, इसका मतलब क्या हो कि गवर्नमेंट उनके ऊपर थोपी ना जाए, है ना। वो कौन चूज करे? वो कॉमन पीपल चूज करे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हर्सबर्ग एम्पायर। तो एक हर्सबर्ग एम्पायर करके जगह है, वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस फ्रेंच भी है, फ्रेंच स्पीकिंग भी है, इटालियन स्पीकिंग भी है और जर्मन स्पीकिंग भी लोग। वहां पर तीन तीन लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। ठीक है, ये हर्सबर्ग की बात हो रही है। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में हर हर 20 कितने 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वैसे मैं जबलपुर का हूँ, बता देता हूँ। तो हर थोड़ी देर देर बाद क्या हो जाता है, मतलब हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज होती है, कल्चर चेंज हो जाता है, लोगों के ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं। हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर भी है, बहुत सारी कास्ट भी है, बहुत सारे रिलीजियंस भी है। ठीक है, तो वो सब ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में सोसाइटी का डिवीजन कैसा था? यूरोप में सोसाइटी का डिवीजन, तो मेनली पहले यूरोप में दो कैटेगरी के लोग रहते थे। पहले दो कैटेगरी के लोग रहते थे। पहले थे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की बात करी जाए, एरिस्टोक्रेसी मतलब रईस लोग, जिनके पास क्या था? शोहरत, रुतबा, जमीन, जायदाद। हाँ, डायलॉग भी कैसे मारते थे? मेरे पास जमीन है, घर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, हमारे पास क्या है? हाँ, ऐसा नहीं। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता था कि जिसके पास लैंड क्या हो, लैंड ओनिंग लोग, जो जमीन है, जिनके पास क्या हो, जमीन हो, वो एरिस्टोक्रेसी है। ठीक है, स्पीक क्या करते थे वो, मतलब बोलते क्या थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो सारे। ठीक है, और स्मॉल ग्रुप में थे। मतलब देखो, रईस है तो ऐसा है नहीं कि हर घर पे रईस मिलेगा, है ना। एक मोहल्ले का, एक सिटी का एक ही रईस होता है। इसीलिए ये क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ही रईस होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप थे रईस ही। और फैमिली कैसे कनेक्ट होती थी? रईस लोग रईस में ही जगह पे ही शादी करते थे। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे वाली जगह ही पे शादी करेंगे। तो ऐसे वो लोग कनेक्ट हो जाते थे। और कैसे कनेक्ट और यूनाइटेड कैसे रहते थे, मतलब एकजुट कैसे रहते थे, कैसे माने जाते थे कि ये लोग यूनाइट है? इनके वे ऑफ लिविंग से। वे ऑफ लिविंग मतलब अच्छा अच्छा खाना, रहना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना, ट्रेवल करना, ये वे ऑफ लिविंग हो गया। अब दूसरा जो है, दूसरा जो ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा है कहाँ पे? यूरोप में। वो है पीजेंट्री ग्रुप। पीजेंट्री, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसान भाइयों की। ठीक है, किसान भाइयों की। अब जो अपने यहाँ अपन पढ़ेंगे किसमें? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में अपन कभी भी क्या नहीं पढ़ेंगे? फार्मर्स नहीं पढ़ेंगे। अपन हमेशा इनको पीजेंट्स ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीजेंट। ठीक है, हिस्ट्री में हम फार्मर्स ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, पीजेंट्स ही बोलते हैं। तो अपन पीजेंट ग्रुप की बात करते हैं, तो ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो थे वहाँ पे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे। ठीक है, पीजेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा था। और ये क्या करते थे? लुक्ड आफ्टर सॉरी एरिस्टोक्रेसी लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसके जमीनों पे काम करते थे या किसकी जमीनों की देखभाल करते थे? एरिस्टोक्रेसी की। मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, बड़े बड़े जमींदार हो गए, उनकी जमीनों पे ये क्या करते थे? खेती वगैरह करते थे और उनकी जमीनों पे काम करते थे। समझ गए कि नहीं आप अच्छे से? अब जो थर्ड जो क्लास आई वो बाद में उभर के आई, जब क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्या हुआ?
यहाँ जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैपिड इंक्रीज हुआ, एक नई क्लास उभर के आई, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ज्यादातर लोग क्या है, जॉब वाले हैं। जॉब वाले हैं तो मतलब क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। एजुकेटेड के साथ साथ क्या होंगे, पढ़े लिखे लोग, काम करने वाले, सुबह से गए घर पे काम करने। हम जैसे लोग, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मिडिल क्लास में टीचर, टीचर आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं अपने मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास के हमने क्या बोला कि वो लोग क्या है, एजुकेटेड लोग हैं। तो उन्हीं का आइडिया था क्या बनाना, नेशन स्टेट बनाने का आइडिया। ठीक है, तो उनका आइडिया कैसा था, नेशन स्टेट मतलब एक स्टेट को लेकर के उनका क्या आइडिया था कि पहले तो कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और हिस्ट्री ये सब क्या हो, सेम हो। इसका मतलब क्या हो, कल्चर सेम हो, मतलब कि वो जो फॉलो करते हैं, जो धर्म फॉलो करते हैं, जो कुछ भी का करते हैं फॉलो, तो वो सबको क्या हो, सेम हो। ठीक है, लैंग्वेज, बोलने की भाषा सेम हो, ट्रेडिशन भी सेम हो, हिस्ट्री, इनका इतिहास भी सेम हो, ये सब चीजें क्या हो, सेम हो, मतलब उस एरिया में वो क्या हो, सेम ही हो, कुछ अलग ना हो। और दूसरा क्या था, लिबरल नेशनलिज्म। दूसरा क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया था उनका। लिबरल नेशनलिज्म से क्या समझते हैं, सबसे पहला है इंडिविजुअल फ्रीडम। सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब लोग क्या हो, आजाद हो, बेफिक्र हो, है ना, किसी का उनको डर ना हो, वो इंडिविजुअल रहे। इंडिविजुअल मतलब फ्रीडम में रहे, फ्रीडम में मतलब उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और यहाँ पे किसी के चाचा विधायक भी ना हो और किसी का फूफा बदमाश भी ना हो। समझ गए क्या नहीं, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ ऐसा होता है कि मतलब अपन कहें अगर उसने कुछ गलती की है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो किस पोस्ट में है, किस क्या में है, उसके चाचा क्या है, पापा क्या है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट मिलेगी अगर वो गलती करेगा तो। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात करते हैं, किसकी, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बने, क्या बने, गवर्नमेंट ऐसे थोपी ना जाए, वो कौन चूज करे, हम लोग चूज करें, हमारा हमारा लीडर कैसा हो वो हम चूज करें। ठीक है, मतलब वो नारा नहीं लगाते, हमारा नेता कैसा हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट मतलब जो लीडर बने वो कौन बने, कॉमन पीपल चूज करें वही लीडर बने। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल का मतलब हो गया कि जो ये बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको खत्म कर दें। ठीक है, सब लोगों को बराबर कर दें, ट्रीट बराबर हो जाए। ठीक है, एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब यही जो पीजेंट्री है, जो छोटे छोटे किसान भाई हैं हमारे, वो क्या करा जाता था, उनको उनको काम, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था। तो ये सब चीजें, प्रिविलेजेस, ये सब बंद कर दी जाए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए अच्छा सा, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बन जाए कोई अच्छी सी, है ना। तो ये सब किसके, लिबरल नेशनलिज्म के टाइप है, मतलब ऐसा मानना था किसका, मिडिल क्लास के लोगों का, है ना, नेशन स्टेट को लेकर के। अब हर कोई हर चीज अच्छी 100% नहीं होती, मैंने पहले ही बताया है आपको, पहली वीडियो में भी बताया है, कोई भी चीज 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है। तभी तो जब कोई भी चीज लॉन्च होती है, मार्केट में जाती है, जब उसमें कुछ मिस्टेक्स निकल के आती है तो उसका अपग्रेडेड वर्जन आता है कि नहीं। तो प्रॉब्लम्स क्या थी इसमें, इसमें भी दो प्रॉब्लम थी कि ओनली मैन अबव 21, ओनली मैन मतलब वुमेन वोट नहीं कर सकती, ओनली मैन, और वो भी कौन, अबव 21 मतलब 21 या 21 से ऊपर वाली, है ना, जिसके पास क्या हो, प्रॉपर्टी हो, जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही वोट कर सकता है। मतलब जिसके पास जमीन हो, है ना, जिसके पास जमीन हो वही वोट कर सकता है, और 21 या 21 से ऊपर का एज का हो, और इंसान आदमी हो, है ना, महिला ना, फीमेल ना हो, मैन हो, ठीक है, वही वोट कर सकते हैं। और स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करके रखे थे इन्होंने। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रिस्ट्रिक्शन करके रखे थे, मतलब स्टेट से स्टेट जो ट्रांसफर होता है गुड्स का, किसका, गुड्स का, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन करके रखे थे, मतलब एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे चीजें नहीं बेच सकते थे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन करके रखा था। फिर 1834 में क्या हुआ, कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ, एक कस्टम यूनियन बनी जिसका जुल्वरीन भी नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, जुल्वरीन। ठीक है, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी जिसका नाम रखा गया जुल्वरीन। और ये कहाँ पे बनी, कहाँ पे चालू हुई, पर्शिया में। तो पर्शिया में स्टार्ट हुई, पर्शिया में स्टार्ट होने के बाद उसमें बाकी जो नेशन थे, जर्मन नेशन थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, जुड़ गए, बाकी जर्मन जुड़ गए। ठीक है, बाकी जर्मन स्टेट
धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। कस्टम यूनियन बनी, कहाँ पे बनी? पर्शिया में बनी, और उसका नाम क्या रखा गया? जुल्वरीन रखा गया। ठीक, बाकी जर्मन स्टेट धीरे धीरे उसमें जुड़ गए। ठीक है, याद रहेगा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कस्टम यूनियन बनाने का? उसका पहला रिजल्ट अपना आया कि ट्रेड बैरियर को हटा दिया गया। ट्रेड बैरियर को हटा गया मतलब स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया। अब आप आराम से जा करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रेड कर सकते थे। समझ गए कि नहीं? तो ट्रेड बैरियर को हटाने का मतलब क्या हो गया? ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। मतलब पहले अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसीज थी, अब अलग अलग करेंसीज होती थे। तो इसकी वजह से क्या होता है? करेंसी एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम जाती थी। मतलब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास रुपए हैं, सामने वाले के पास डॉलर है। अब अगर वो मेरी चीज खरीदने गया या मैं उसकी चीज खरीदने जाऊंगा तो मैं उसको रुपए दूंगा, पर उसे तो डॉलर चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए जो ये रिड्यूस कर दिया नंबर, किसका रिड्यूस कर दिया नंबर? करेंसीज का। जो 30 करेंसीज होती थी, 30 करेंसीज को रिड्यूस करके सिर्फ 2 करेंसी बना दी है। 2 करेंसी, मेन 2 करेंसी बना दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया? अब एक्सचेंज करना करेंसीज में आसान हो गया, ट्रेड करना आसान हो गया। मुझे कुछ भी खरीदना है, मैं वो करेंसी लेके जा सकता हूँ और वो चीज खरीद सकता हूँ। ठीक है, और वो लेने से मना भी नहीं करेगा, क्योंकि अब बची ही कितनी? 2 करेंसी तो बची है बस। समझ गए कि नहीं? आगे की बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें बाकी लोग भी ये देख सकें, और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बोलते हैं। थैंक यू।